जीप्स का और पहाड़ियों का और पाकिस्तान की जो नॉर्थ है उसको एक्सप्लोर करने का शौक़ बचपन से ही था। लेट 90s में हमने एक वेबसाइट फॉर्म की इस्लामाबाद जीप क्लब के नाम से। ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए था कि हम एक ऑन ग्राउंड भी इसकी एक प्रेजेंस करें, उसको इन्हेंस करें। तो हमने मिल के फिर उसको इस्लामाबाद जीप क्लब फॉर्मली लॉन्च किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल के बनाई, उसमें एक एग्जेक्टिव कमेटी का फॉर्मेशन थी, इलेक्शंस का सारा सिलसिला बीच में। और माशाल्लाह ये 2001 के बाद अब 2020 हो गया और अब हमारे 65 मेंबर्स हो गए। और मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी हमने ऐसा रखा हुआ है कि माशाल्लाह हर एज ग्रुप से हमारे मेंबर्स हैं, हर प्रोफेशन से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। इस्लामाबाद जीप क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जैसे एक रवात में हमारा एक ट्रैक है, वहाँ पे हम जाते हैं और ट्रैक सिलेक्शन ऐसी होती है कि ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी वगैरह ना जाती हो, गाड़ी फंसने का इम्कान जहाँ पे हो, बारी बारी एक एक जीप जाती है। आगे लोग गाइड करने के लिए मार्शल्स होते हैं। मेरा नाम आमिर महमूद मलिक है और मैं इस्लामाबाद जीप क्लब का मेंबर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास 1942 की फोर्ड GPW है और येलो कलर में है और उसको पीली परी के नाम से सारे उसको पहचानते हैं। हमारा जो इवेंट्स होते हैं, जो ऑफ रोडिंग इवेंट जिसको हम कहते हैं, और मैं उसको बड़ा प्राउडली ये कहता हूँ कि ये IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग है। जो बाकी शहर हैं उन लोगों में कोई मड में जा रहा है, कोई सैंड में जा रहा है, कोई स्नो में है, कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, मगर ये हमारा वाला स्टाइल जो है, मैं इसको IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग कहता हूँ। हमारे दो इवेंट्स होते हैं। एक ओपन इवेंट होता है जो फ्रेंड्स के लिए होता है कि कोई भी आ सकता है। एक हमारा मेंबर्स इवेंट होता है जिसमें हमारे IJC के 60 मेंबर्स इनवाइटेड होते हैं। उसी में से जो लोग अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास आते हैं। ये रवात वाला बड़ा अच्छा ट्रैक है और उधर हमें हर तरह की चीज़ मिल जाती है। वहाँ पे हम लोग जो है वो जो हम IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग है वो हम वहाँ पे ईजीली कर सकते हैं। मेरा नाम जी औरंगज़ेब महमूद है और बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ और 2008 से मैं IJC जब आप गाड़ी को ट्रैक के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो जब भी ये गाड़ी वापस आती है तो आपने गाड़ी रिवर्स में वापस लानी है तो गियर रिवर्स लगा होना चाहिए। गाड़ी को कभी भी आपने न्यूट्रल में वापस नहीं लाना।
जब न्यूट्रल गियर में गाड़ी होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो गाड़ी कंट्रोल से आउट हो जाती है और गाड़ी पीछे या तो किसी में टकरा जाती है या गाड़ी टॉपल होने का चांस होता है। मेरा नाम असद मरवत है, मैं वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद जीप क्लब हूँ। आपने देखा होगा कि जी लोगों के पास जीप्स होती हैं, 4x4 SUVs होती हैं। उनका ख्याल में ये होता है कि जी ये सामने जो आपको ऑब्स्टिकल नज़र आ रही है या पहाड़ी नज़र आ रही है तो इसमें आप सिंपल गियर लगाएंगे और आप इसको दूसरी तरफ क्रॉस करके चले जाएंगे। वेराज ये इतना ईजी और सिंपल टास्क नहीं होता। इसमें आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो ऑब्स्टिकल अबूर करना होता है। मार्शल का काम बेसिकली यही होता है कि उसने इंश्योर करना होता है कि जी जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स इस इवेंट में आए हुए हैं वो एक स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल को बेहतर तरीके से उसको अबूर करें जिसमें उसकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो और जो आपके पार्टिसिपेंट और बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी कोई उससे नुकसान ना हो जाए। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं आपकी परसेप्शन एक ऑब्स्टिकल की डिफरेंट होती है। जो मार्शल बाहर से देख रहा होता है वो आपको अंदर से नज़र नहीं आता। मार्शल को एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ पे एक गाड़ी अटेम्प्ट करती है तो वो कामयाबी से उसको कवर कर सकती है या नहीं कर सकती। ड्राइवर के पास सिर्फ एक्सीलेटर और स्टीयरिंग होता है। मार्शल के पास जो उसका विजन है, वो व्यू जो है उस ऑब्स्टिकल का वो ज़्यादा डेप्थ वाला होता है। वो आपको इंच बाय इंच गाइड करता है और आपको इंश्योर करता है कि आप बड़े तरीके से उस ऑब्स्टिकल को क्लाइम कर सकें। जब भी आप कोई ट्रैक नया करने लगते हैं तो कभी भी उसको पहली अटैम्प्ट में मत करें। उसको पहले आप रीड करें, पहले अपनी गाड़ी से उतरें, उसको बाय फुट जाके उस ट्रैक को देखें। आपको पता लग जाता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। अब मुझे IJC क्लब में पाथफाइंडर भी कहते हैं और जो भी नया ट्रैक हो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके बहुत सारे ट्रैक्स वो मेरे नाम से मंसूब भी हैं तो वो हम लोगों ने किए हैं। लेकिन उसमें मेरी जो कोशिश होती है या मेरी ड्राइविंग स्किल्स हैं वो ये हैं कि मैं उस ट्रैक को पहले 2-3 दफ़ा रीड करता हूँ, ना कि पहली दफ़ा में उसको करने की कोशिश करता हूँ। व्हेनेवर आप पहली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे तो कोई नुकसान होगा क्योंकि आप मोमेंटम में स्पीड में आते हैं और आपको पता नहीं होता ट्रैक किस तरफ जा रहा है। तो आप 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ट्राई करके ट्रैक को पहले बनाएं। उसमें से जब आपकी वो मड निकल आती है, ट्रैक ऑटोमेटिकली आपके टायर्स के निशान लगते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर आपको पता लगता है कि मैं किस स्पीड में इसको करूँगा तो ये हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह की मेहरबानी, दूसरा आपकी गाड़ी की पावर और तीसरा आपकी स्किल्स। ये सारी मिल के तो हम देखते हैं कि ये ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। हर बंदे को जो 4x4 ओनर है उसको पता होता है कि उसकी गाड़ी कितनी कैपेबल है और वो कितना कैपेबल है। तो हम जब वहाँ पे ऑफरोडिंग करते हैं तो हम सब लोगों को यही समझाते हैं कि कोई चीज़ ओवरडू नहीं करनी, सेफ खेलना है, सेफ गेम खेलनी है। तो हर जगह पे इन्वॉल्व है मगर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इट्स अ टीम एफर्ट। किसी की कोई गाड़ी ख़राब हो गई है या गाड़ी फंस गई है या किसी को घर की ज़रूरत है तो हमारे सारे दोस्त मिल के वो सारा काम करते हैं। मैं तो 84-85 से कर रहा हूँ मगर हमारे बाकी मेंबर 2001 से कर रहे हैं तो 17-18 ईयर्स हो गए हैं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं मगर आज तक अल्लाह का शुक्र है हम गाड़ी कहीं छोड़ के नहीं आए, गाड़ी जो है हम रिट्रीव करके ही आए हैं। मेरा नाम शबाब हैदर है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूं और इस्लामाबाद जीप क्लब को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। हम अपनी गाड़ियां वगैरह ख़ुद ठीक करते हैं, ख़ुद इसको मॉडिफाई वगैरह करते हैं। कॉलेज के ज़माने में हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ होती थी, पैसे होते नहीं थे तो उस वक्त से हम इनको ख़ुद ठीक करने की कोशिश करते थे। वो शौक़, वो पैशन उधर से डेवलप होता हुआ आज इस टाइम पे हम पहुँच गए कि अपनी वर्कशॉप बनाई हुई है और इसके अंदर हम अपनी गाड़ियाँ ख़ुद मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हम प्रेप करते हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रेप होती है। अगर आपने किसी गाड़ी को रैली के लिए इस्तेमाल करना है वो डिफरेंट तरीके से हम प्रेप करते हैं। रैलीज़ की जो गाड़ी प्रेप की जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। उसमें यह है कि आपने, क्योंकि ये हाई स्पीड रैलीज़ होती हैं, इसमें आपने उसकी सस्पेंशन से लेके उसकी इंजन, उसकी ट्रांसमिशन, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आपने उसको किस तरीके से ट्यून करना है और डेवलप करना है। ऑफ रोड के लिए जो गाड़ी तैयार की जाती है उसके लिए उसका स्टेज डिफरेंट है, उसकी प्रेप लेवल इज़ डिफरेंट।
आप एक गाड़ी जिस पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उसको आप रैली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रैली वाली गाड़ियां हैं उसमें जो सस्पेंशन है इट मे कॉस्ट मोर देन कार, इट मे कॉस्ट यू अबाउट 2 मिलियन प्लस। ए प्रेप की मैं बात कर रहा हूं जो कि सबसे ऊपर वाली क्लास है, उसमें एक गाड़ी को प्रेप करने के लिए आप बात कर रहे हैं करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है एक गाड़ी को प्रेप करने के लिए, जिसमें आपकी गाड़ी की कॉस्ट भी है, प्लस सस्पेंशन है, प्लस रोल केज होता है, इसमें सेफ्टी के बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं। आपने हेलमेट्स, आपकी 4 पॉइंट सीट बेल्ट्स होती हैं, आपकी रैली की सीट्स होती हैं, अंदर रोल केज होता है फुल, टायर्स आपके डिफरेंट होते हैं, आपकी सस्पेंशन टोटली डिफरेंट सेटअप होता है उसका, प्लस फायर एक्सटिंग्विशर, हर चीज़ आप जो सोच सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। इसमें आपकी गाड़ियाँ उलटती भी हैं, हाई स्पीड के ऊपर रोल ओवर्स होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो ऑक्यूपेंट हैं वो उनकी सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो किसी सूरत में भी। इट्स नॉट कि आप इसमें आएँ तो आप कहेंगे हमें 20 मिलियन चाहिए तो हम इस शौक में आ सकते, नहीं। हमारे क्लब में ऐसे भी हैं जो 3 लाख रुपए की गाड़ी, 4 लाख रुपए की गाड़ी से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। इस शौक की वजह से हमारा एक्सेस ऐसी जगहों पे था जहाँ पे आम तौर पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो जब डिज़ास्टर्स जब भी होते थे तो हमने हमेशा ये फील किया कि हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि हम लोगों की मदद के लिए ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे हम जा सकते हैं और बाकी लोग नहीं जा सकते। उस सिलसिले में सैलाब जब आया, बड़ा सवात वगैरह में हमने काफ़ी काम किया। उस वक्त सारी रोडें बह चुकी थी। 2 साल हमने वहाँ पे काम किया है ऑफ एंड ऑन। वहाँ पे हमने लोकल सपोर्ट लेके और 3 ब्रिजेस बनाए और आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट की, तो हमने छोटे उनको प्रोवाइड किए पावर प्लांट्स जो उन्होंने अपने अपने गाँव में लगाए। जिस IDPs आए तो लोगों ने हमें अमेरिका एंड दुबई से भी मुझे पैसे आए और जो हमने वहाँ पे दिया, और 3 मिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया था। पूरा 1 महीना रमज़ान में सुबह सहरी और अफ्तारी दी। फिर हमने वहाँ पे एक स्कूल को ऑन किया, जो स्कूल भी 1 साल तक हम ऑन करके उसको सारा खर्चा हम बर्दाश्त करते रहे। 2010 में फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद जीप क्लब ने नेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी डेजर्ट रैलीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी जी। इनिशियली 2 गाड़ियाँ थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई अब हमारी पूरी एक फ्लीट, पूरी एक टीम है जो कि वेरियस नेशनल रैलीज़ में हिस्सा लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन कोई 8-9 साल में क्लब के मेंबर्स ने लगभग तकरीबन कोई 25-27 ट्रॉफीज़ जीती हैं। हमारी ऑफ रोड ट्रेनिंग जो है वो हमने IFRC को दी थी। IFRC के जो जितने ड्राइवर्स थे जो बलूचिस्तान और सिंध और सरहद से और पंजाब से आए हुए थे, उनको 42 के करीब हमने लोगों को ऑफ रोड ट्रेनिंग दी इस्लामाबाद में, और हमने कोई चार्ज नहीं किया। बाद में हमें पता चला कि जी ये जो IFRC की जो ये ट्रेनिंग हुई है ऑफ रोड ट्रेनिंग, ये दुनिया में पहले कभी भी नहीं हुई। हम बहुत एलिवेटेड फील करते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमसे बड़े अच्छे अच्छे काम दिए हुए हैं। जिस वक्त आप ऑब्स्टिकल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमारे रैली डिवीज़न या रैली टीम है उनके एक प्रैक्टिस ग्राउंड है वहाँ पे, जिसमें उनको आगे तरीके से बताया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल योर ड्रिफ्ट, क्योंकि गाड़ी बहुत हाई स्पीड में जा रही होती है और वहाँ पे डर्ट ट्रैक है, टारमैक होता नहीं है। आपकी गाड़ी किसी भी टाइम कंट्रोल से निकल सकती है क्योंकि आपकी स्पीड 100+ चली जाती है। तो उसमें ड्राइवर और जो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको प्रॉपर गाइड करके भेजा जाता है कि जी आपने ये टर्न किस तरीके से लेना है। लोग अक्सर सवाल भी करते हैं कि आप इतनी महंगी गाड़ियां लेके और इतना खर्चा करके आप उसको ले जाके गाड़ियां तोड़ते हैं, गाड़ियां ख़राब होती हैं। वो बिल्कुल होती हैं। एक पॉजिटिव साइड के ऊपर आप अपनी एनर्जीज और अपना कि आप गलत जगहों के ऊपर जाएं। हमारी
ये किला जो है रावलपिंडी से जेलम की तरफ जाते हुए तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है रावलपिंडी से। ये तो मेन जीटी रोड को टच करता है। इस रोड के ऊपर बेशुमार सराएं बनाई गई, इसी तरह ये एक सराय के तौर पर यूज़ होता रहा है। लेकिन बेसिकली शुरू में ये एक फोर्ट्रेस था, ये छोटा सा एक फोर्ट था, क्योंकि अगर आप इसको देखें कि ये इस एरिया में पोठवार रीजन में ये एक ऊंचाई पे बनाया गया था और इसके ऊपर से आप देर का माहौल सारा आपको देख सकते हैं और कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ़ौजी नुक्ता नज़र से भी ये बड़ा अहम है। और ये जिस पीरियड का है उसके बाद ये रोहतास फोर्ट का किला भी इसी फ़न तामीर के ऊपर बनाया गया है। और इसका आर्किटेक्चर अब जब हम देखते हैं तो ये तकरीबन 15वीं सदी के अवाइल का कंस्ट्रक्शन ये लगती है। गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान जो थे वो उनके कब्ज़े में ये किला आ गया और फिर उन्होंने शेर शाह सूरी के साथ मुकाबले में वो ख़ुद भी हलाक हो गए और उनके 16 बेटे भी यहाँ पर दफन हो गए। किले की जो सारी खुसूसियात होती हैं, जो फ़न तामीर और रिक्वायरमेंट है वो की गई हैं। मेन इंटरेस्ट इसका ये मशरक़ी तरफ है जिसके साइडों पे 2 बड़े बास्शन हैं या जिनको बुर्ज कहते हैं। इसी तरह चारों कोनों पे इसके जो है ना 4 बास्शन बनाए गए हुए हैं। यहाँ तकरीबन 97 के करीब सेल हैं। इसका मतलब ये था कि जीटी रोड पे जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते थे वो यहाँ पे स्टे करते थे, रुकते थे और रात को क़याम करते थे। ये किला कुछ अरसे से अनअटेंडेड रहा। 2 साल पहले तकरीबन हमने प्लान बनाया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स ने कि इसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि इसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने इसको फंड्स प्रोवाइड हमें किए हैं जिसका हमने 2018 से काम शुरू किया हुआ है। और जो काम हमने स्टार्ट लिया है वो ये था कि इसका ये जो फसाद है, जो सामने फ्रंट है, इसका बेस्टन जो है, ये इसकी लुक है, बहुत खूबसूरती है, तो इसको हमने कहा कि ये अपलिफ्ट किया जाए। तो फर्स्ट फेज़ में हमने ये किया है कि इसका हमने फ्रंट जो है ना वो बेस्टन जो है ना एक रिस्टोर कर दिया है और उसके अलावा हमने इसके ऊपर हमारी जो ये फोर्टिफिकेशन वाल है जो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ये हमने इसको ठीक करने की कोशिश की है और इसको रेस्टोर कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत मेरलेंस बने हुए हैं जहाँ पर ये फ़ौजी जाते थे, वो उसमें रुक के तो इधर से वो एज ए डिफेंस के तौर पर यूज़ किया जाता था। इसमें ख़ास बात यह थी कि हमें मटेरियल वही यूज़ करना था जो पहले यूज़ हुआ है और मटेरियल के अलावा बाइंडिंग मटेरियल भी सेम वही उसी पैटर्न पे उसी तनासब से बनाना था और वही हम यूज़ करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल और पुरानी साइट पे किया जा सकता है। सीमेंट वगैरह या कोई नई चीज़ हम उसमें ऐड वगैरह नहीं करते। क्रैक्स आ गए थे तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी है, उसको प्रोटेक्ट किया है ताकि पानी जो है पेनिट्रेट ना करे, बारिश पानी अंदर ना आए क्योंकि उससे काफ़ी डिग्रेडेशन हो चुकी थी। तो सबसे पहले हमने डोम को ठीक किया है, ऊपर से ये प्रोटेक्ट हो गया है। साइड बाई साइड हमने नीचे इसका प्लेटफॉर्म जो था वो हेक्टागोनल है, वो हमने प्लेटफॉर्म फुल कंप्लीट करके सेट करके इसको ठीक कर दिया। जो भी कौमें हैं वो अपने सकाफ़ती विरसे की बड़ी हिफाजत करती हैं और इसको बड़ी प्रायोरिटीज़ देती हैं। जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ होगी, पुरानी हिस्ट्री होगी, हमारा सकाफ़ती विरसा होगा तो हम अपने मुल्क का नाम रोशन भी कर सकेंगे, सॉफ्ट इमेज भी प्रोवाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम अच्छी कौमों की तरह हम अपना सकाफ़ती विरसे को अहमियत भी देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और
फील्ड है, इसको चित्रकारी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मैं नोक तराश का काम करता हूँ, जिसे इंग्लिश में स्टोन कार्विंग कहते हैं। 2 अवार्ड भी हैं मेरे पास नेशनल, और इस साल मुझे यूनेस्को ने जो है ऑल पाकिस्तान में मेरी सिलेक्शन की है। तो ये एक बाकायदा इल्म है, स्टोन को पढ़ना पड़ता है। मैं स्टोन जब लेता हूँ तो उसमें उसकी रगें देखता हूँ। जैसे इंसान के अंदर रगें होती हैं, ऐसी स्टोन के अंदर भी रगें होती हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि ये मैं अगर इसके ऊपर काम करूँगा तो ये रग खुल ना जाए, यानी मेरा पूरा पीस जो है मैं काम करते 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 वो रग खुल गई तो वो मेरा पीस डैमेज हो। सील कर दिया गया है कि यहाँ से आप स्टोन ना निकालें, तो फिर हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है कि वहाँ पे हम पत्थर जाके लें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टेक्सला के जो लोकल लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको मटेरियल का मसला हो रहा है, वो मटेरियल जो है वो ले नहीं पा रहे। इस तरह वो इंडस्ट्री जो है अपने तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर लोग कम होते जाएंगे, फिर ये काम ऐसा हो जाएगा कि ये तो